नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पर्यावरण के सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। आज हम इसके अंतर्गत पर्यावरण पर गांधी जी के विचारों का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण के पहले भाग में हमने देखा था कि भारतीय चिंतन परंपरा एवं संविधान में पर्यावरण के संबंध में क्या परंपराएं, क्या विशेषताएं, क्या प्रावधान रहे हैं, ये हम लोगों ने पहले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पर्यावरण पर गांधी जी के विचारों का अध्ययन करेंगे। गांधी जी के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं। ये बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखते हैं। आज विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं, उनके समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी आज बहुत ही प्रासंगिक साबित होंगे। आज हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि लेक्चर में गांधी जी आज की समस्याओं को दूर करने के लिए इनके विचार कैसे प्रासंगिक हैं। तो आइए देखते हैं पर्यावरण पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। एक परिचय के रूप में कल हम लोगों ने देखा था कि भारतीय चिंतन एवं संविधान में क्या पर्यावरण के प्रति नज़रिया, व्यवस्था या विचार थे। आज हम लोग पर्यावरण पर गांधी जी के विचारों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद समय मिला तो ये भी कर लेंगे, नहीं तो कल देखेंगे इसको। पर्यावरण पर महात्मा गांधी के विचारों को देखें तो गांधी जी का संपूर्ण जीवन पर्यावरण से सामंजस्य वाला था। वो प्रकृति से सामंजस्य बिठाने की बात किया करते थे। एक बार जब क्या घटना हुई कि साबरमती आश्रम में पोस्ट कार्ड जो उनके नाम पर आता था, या साबरमती आश्रम के नाम पर पोस्ट कार्ड जो आता था, एक तरफ से खाली रह जाता था। उस खाली स्थान पर ये लिखने का काम करते थे। उन्हें मालूम है ये कागज़ पेड़ों की कटाई से बना है, तो देख लीजिए वो जगहों का, संसाधनों का कितना उपयोग करना जानते थे, ठीक है। उसके बाद पत्र में आए आलपिन का ये प्रयोग करते थे। एक भी चीज़ बेकार ना हो, इसलिए उस पिन को निकाल कर रख लेते थे और इस आलपिन का दूसरे कामों में उपयोग करते थे। उसके बाद ये पानी की मितव्ययता का प्रयोग करते थे। एक बार की घटना है जब जवाहरलाल नेहरू साबरमती आश्रम आए हुए थे, वो पानी को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे थे। गांधी जी ने इसको देखकर जवाहर को डांट लगाई। उन्होंने कहा कि ये जो पानी है प्रकृति की हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, इसका मितव्ययता से प्रयोग करना चाहिए, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद उनका कहना था कि जो सीधा साधा जीवन है, प्रकृति के ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत नहीं है। जो सरल जीवन होगा, सीधा साधा जीवन होगा, उपभोग वाला जीवन नहीं होगा, कंज्यूमरिज्म नहीं होगा, वो बहुत ही कम संसाधनों का उपयोग में ही काम चल सकता है, ठीक है। प्रकृति, उनका कहना था कि प्रकृति हमारे उपभोग एवं लालच के कारण नष्ट हो रही है। आज की संस्कृति जो यूज एंड थ्रो हो चुकी है, उस वजह से आज जो हमारी प्रकृति है वो नष्ट हो रही है। प्रकृति नष्ट हो रही है, जिसके कारण बहुत सारे विध्वंसक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं होते जा रही है। आज की संस्कृति यूज एंड थ्रो होने के कारण ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट एंड ई कचरा का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है और प्रकृति इम्बैलेंस, असंतुलित होते जा रही है। गांधी जी अपने एक्शन के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देते हैं और गांधी जी का सबसे फेमस कथन है, आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में लिखने में काम आएगा। प्रकृति हर किसी की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त है। जो प्रकृति है हर किसी की ज़रूरतों के लिए, नीड के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। ज़रूरत के लिए पर्याप्त है बट लालच के लिए नहीं है। जैसे इसको इंग्लिश में कहेंगे, द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर द एवरी वन नीड्स बट नॉट इनफ फॉर एवरी वन इट्स ग्रिड। तो इसको आप लोग कोट को याद कर लीजिए, गांधी जी का बहुत फेमस कोट है। जब भी पर्यावरण पे ऐसे लिखने आएगा या गांधी जी के विचारों को लिखने के लिए आएगा, आप लोग इस कोट का उपयोग कर सकते हैं। हम लोग जीएस के 4th पेपर में अगर इथिकल वैल्यूज़ में ध्यान रखेंगे तो गांधी जी पर भी प्रश्न आते हैं। वहाँ पर इनके पर्यावरणीय दृष्टिकोण को आप वहाँ पर पेपर 4th में भी यूज कर सकते हैं और ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, और आगे देखते हैं इनके विचारों को। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू औद्योगिकरण के मुद्दे पर एकदम विपरीत पाते हैं। इन दोनों में मतभेद रहता है, क्योंकि गांधी जी औद्योगिकरण संस्कृति के ये विरोध में थे और जवाहरलाल नेहरू औद्योगिकरण संस्कृति के इनके समर्थन में थे, क्योंकि इसी से देश का विकास होगा।
गांधी जी औद्योगिकीकरण को शैतान की संज्ञा दी, क्योंकि यह प्रकृति तथा लोगों की भावनाओं को नष्ट कर रहा है। ये जितना ज़्यादा औद्योगिकीकरण होगा, बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार होंगे, लोगों की भावनाएं धीरे धीरे उनसे नष्ट होते चली जा रही है। लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, लोग अपने आप में ही बिजी हो जा रहे हैं। जैसे रोबोट हो गया, रोबोट के आविष्कार के बाद उसमें तो भावनाएं तो नहीं रहती है ना, तो इस तरह से लोगों की भावनाएं धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। जितनी भी टेक्नोलॉजी है लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान कर रही है। एसी में सोना हो गया, रोबोट से काम लेना हो गया, तो हम लोग आदतों से गुलाम होते जा रहे हैं। हम लोग शिथिल होते जा रहे हैं, हम प्रकृति के नज़दीक नहीं जा रहे। इस कारण कई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण कई प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। हम लोग वैज्ञानिक आविष्कारों और तकनीक का गुलाम होते चले जा रहे हैं। इसलिए गांधी जी औद्योगिकीकरण को शैतान की संज्ञा दी। ठीक है। उसके बाद इनकी एक पुस्तक है द हिंद स्वराज, याद कर लीजिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट। स्वराज्य नहीं है, स्वराज नामक पुस्तक में गांधी जी ने वैज्ञानिक आविष्कारों तथा औद्योगिकीकरण के कारण उत्पन्न उत्पादों को मानवता के लिए खतरा बताया, क्योंकि इन उत्पादों को उत्पादित करने के लिए बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इस कारण से क्या हो रहा है कि प्रकृति अव्यवस्थित, असंतुलित होती जा रही है और प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, जिससे व्यक्ति का जो मानवता है वो धीरे धीरे खतरे में पड़ते चले जा रहा है। इसी पुस्तक में उन्होंने वर्तमान सभ्यता को अंतहीन इच्छाओं एवं शैतानी सोच से प्रेरित बताया। शैतानी सोच का मतलब हो गया कि अपने लाभ के लिए कुछ भी करना, अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुंचाइए। अंतहीन इच्छाएं हैं। अभी मान लिया कि छोटा कार है, पहले साइकिल है तो स्कूटर चाहिए, स्कूटर है तो कार चाहिए तो बड़ी अच्छी वाली कार चाहिए, फिर हेलीकॉप्टर चाहिए। तो अनंत इच्छाएं हैं। इन अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए शैतानी सोच भी चाहिए। शैतानी सोच का मतलब हो गया कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों को कुछ भी नुकसान पहुंचाओ, दूसरे की भावनाओं को कदर ही ना करो। इसलिए गांधी जी ने इसे भावनाओं को नष्ट करने वाला कहा है। फिर उसके बाद उनके अनुसार असली सभ्यता अपने कर्तव्यों को पालन करने में है, कि हमारा कर्तव्य जो है उसका पालन करेंगे, पानी का बचत करेंगे, बिजली का बचत करेंगे, ज़्यादा संसाधनों का उपभोग नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचा कर रखेंगे। तो ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे और नैतिक तथा संयमित आचरण जिएंगे, नैतिक जीवन जिएंगे, इथिकल लाइफ जिएंगे और संयमित जीवन जिएंगे तो ज़्यादा चीज़ों का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हमें उपभोक्तावाद का हम शिकार ही नहीं होंगे, कंज्यूमरिज्म का हम शिकार ही नहीं होंगे। हम नियमित भोजन करेंगे, संयमित भोजन करेंगे, संतुलित भोजन करेंगे तो ज़्यादा चीज़ों का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जंक फूड की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। चाहे ये तो भोजन के मामले होंगे, जीवन भी इसी तरह का हमारा संयमित होना चाहिए। इनका कहना था, उनका मत था कि लालच के पागलपन पर अंकुश होना चाहिए। जो अभी लालच का जो ग्रिड चल रहा है ना, कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सुख सुविधा, इस पर अंकुश लगना चाहिए। साथ ही ये भी टिकाऊ विकास के केंद्र बिंदु समाज के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। देखिए वो कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे जो उस समय माने कि आज़ादी से पहले उन्होंने ये सब बातें लिख दी, और आज हमारे यूएनओ में 15 वर्षीय 30 वर्षीय टिकाऊ विकास की बात की जा रही है, जिसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आते हैं। तो देखिए कि कितने दिन पहले ही इन सब चीज़ का अनुमान लगा लिए, तो आप इनकी दूरदर्शिता का हिसाब लगा सकते हैं, कितने बड़े दार्शनिक व्यक्ति थे। ठीक है, उसके बाद इस दृष्टि से उनकी पुस्तक जो हिंद स्वराज अस्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की घोषणा पत्र है, जिसमें कहा गया है कि आधुनिक औद्योगिक सभ्यता में ही उसके विनाश के बीज निहित है। ठीक है ना, जो आधुनिक औद्योगिक सभ्यता है, मानव के विनाश के बीज वहीं पे छुपे हुए हैं। तो इसीलिए गांधी जी औद्योगिकरण के विरोध में थे। और देखते हैं इनके विचारों में। महात्मा गांधी के वायु के संबंध में विचारों को देखें तो दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान सन 1913 AD में लिखे अपने लेख में स्वास्थ्य की कुंजी की टू हेल्थ में उन्होंने स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु के महत्व पर विस्तृत प्रकाश डाला है। और जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ तो शुद्ध हवा हर नागरिकों को उपलब्ध हो, यह एक मौलिक अधिकार घोषित किया अपने संविधान में। 1 जनवरी 1918 को अहमदाबाद की एक बैठक में, यानी कांग्रेस की एक बैठक हो रही थी, को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की आज़ादी के 3 मुख्य तत्वों को नाम लिया, जिसमें वायु, जल एवं अनाज को आज़ादी के रूप में परिभाषित किया। ठीक है ना, तो वायु भी यहाँ पर कितना देख लीजिए, कितना महत्वपूर्ण स्थान बताया कि शुद्ध वायु रहेगा तो हम लोग स्वस्थ जीवन जिएंगे।
ठीक है। गांधी जी सदा जीवन के पक्षपाती थे। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं को कई गुना बढ़ाता है वो सदा जीवन उच्च विचार के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए अब संयमित जीवन जिए। ठीक है। उसके बाद वे वस्तुओं के पुनर्प्रयोग, मैंने कहा रिसाइकिल करना, बार बार रिसाइकिल करना, जैसे जल का हो गया, चीज़ों का और अन्य चीज़ों का, प्राकृतिक की चीज़ों को बार बार रिसाइकिल करके उसका उपयोग करना, ये बहुत बड़े हिमायती थे। ठीक है। वे वस्तुओं के पुनरुपयोग के ये हिमायती थे। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है ना। प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, सूर्य की रोशनी है, शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, इन सब चीज़ों से इलाज, पहाड़ों पे जाना, इन सब चीज़ों से इलाज, टूरिज़्म, आज जो मेडिकल टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़े इसके समर्थक रहे हैं। प्राकृतिक पद्धति से चिकित्सा के ये बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। गांधी जी स्वच्छता के बहुत बड़े पक्षधर थे। देख लीजिए, ये साफ़ सफाई को बड़ा ही महत्व देते थे। पहली बार जब वे कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल हुए तो वहाँ पे कांग्रेस में के सम्मेलन में शामिल लोगों के लिए एक संडास बनाया गया था, शौचालय बनाया गया था। वो उन शौचालयों को साफ़ करने का ये अपना काम चूज किए थे कि सबों को अपना अपना कर्तव्य काम दिया गया था कि आप लोग ये करिए। तो गांधी जी ने उस शौचालय को साफ़ करने का काम चुना। तो देख लीजिए स्वच्छता के प्रति इनका नज़रिया क्या था, और ये अपने आश्रम के स्वच्छता, साफ़ सफाई पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। आश्रम की स्वच्छता के लिए हमेशा ये तत्पर रहते थे, और इन्हीं के जन्मदिन 2 अक्टूबर के दिन भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया। ठीक है। मृदा के संबंध में गांधी जी के विचार बहुत ही प्रगतिशील थे। आइए देखते हैं क्या थे इनके विचार। 25 अगस्त 1946 में हरिजन पत्रिका के एक लेख में इन्होंने लिखा था कि जल्दी लाभ पाने के लिए मृदा की उर्वरता में व्यापक परिवर्तन लाना भयानक एवं अदूरदर्शी नीति साबित होगा। इसका परिणाम मृदा के सामान्य रिक्तीकरण के रूप में होगा और मृदा अनउर्वर होगी, डिप्लीट होगी मृदा। तो देखिए, ये जो लेख थे 1946 में, और इस लेख के 20 वर्षों के बाद हमारे देश में हरित क्रांति आई, जहाँ पे खूब रासायनिक खादों का उपयोग किया गया। इसके हरित क्रांति के अपने एक सकारात्मक लाभ है, बट उस कारण मृदा तो अनउर्वर होती चली गई। तो देखिए 20 वर्ष पहले ही इन्होंने इस बात की घोषणा कर दी। तो देखिए इनका नज़रिया कितना बड़ा दूरदर्शी वाला था। अभी इनके कारण ये ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे तो भूमि बंजर हो जाएगी, बंजर भूमि में वृद्धि होगी, मिट्टी की उर्वरता कम होने के कारण फसल के प्रतिरूप में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, दुनिया भर का जल प्रदूषण बढ़ेगा, जल प्रदूषण बढ़ने से कई तरह की बीमारियां होगी। उसके बाद मृदा का अनुर्वरक होने के कारण भूमि का उपयोग बदल चुका है, जिसके कारण भूमि का क्षरण होने लगा है। इस कारण CO2 की मात्रा बढ़ने लगी है, और CO2 की मात्रा बढ़ने से आप समझते ही हैं कि तापमान में वृद्धि होगा, जलवायु परिवर्तन होने लगेगा। देखिए कितना बड़ा, इनका नज़रिया कितना बड़ा व्यापक था। इस लेख के 20 वर्षों बाद हरित क्रांति मैंने पहले ही बताया, जिसमें रासायनिक खादों का खूब प्रयोग किया गया, जिसका दुष्परिणाम आज देखने को मिल रहा है। और आज हम लोग जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि गांधी जी के जो पर्यावरण के प्रति क्या नज़रिया था, और आज की जो समस्याएँ हैं, गांधी जी के अगर विचारों के अनुसार, उनकी दार्शनिक प्रणालियों के अनुसार चले तो आज की समस्याओं को निपटा जा सकता है। हम अपना संयमित जीवन जिएँ, अपनी आवश्यकताओं को कम करें। ठीक है। वैज्ञानिक खोज तो ठीक है, जायज़ है, कुछ जगह तो ज़रूरी है, बट इतने भी नहीं हो जाना चाहिए कि मानव उसका गुलाम बन जाए। सोच में, चेतना में, अपने कार्यों के प्रति वो धीरे धीरे शिथिल होता चला जाए। तो ये गांधी जी के पर्यावरण के प्रति एक नज़रिया था, एक सकारात्मक दृष्टिकोण था। आप भी गांधी जी के विचारों को फॉलो करें और अपने पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। तो आज भर के लिए इतना ही। कल हम लोग पर्यावरणीय नैतिकता पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं दोनों साथ में नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।